बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको और गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। अपने इस शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और इस शो का नाम है सुबह। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ठंड बढ़ चुकी है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क में काफ़ी ठंड हो चुकी है। बारिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। कल भी सारा दिन बारिश होती रही है, अभी भी सुबह आते हुए मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी थम गई है, लेकिन अच्छी खासी ठंड कर गई है इस वक्त। तो बारिश का सिलसिला, बारिश तो ठंड कर ही रही है, लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, बहुत ज़्यादा आपको ना ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद में तो ये सिचुएशन है एंड वी ऑल नो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती मजीद निखर कर सामने आती है जब भी बारिश हो रही होती है। रास्ते में आते वैसे एंजॉय करती भी आई हूँ मैं। मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। आपने अपने हिसाब से निकलना है भाई, अच्छे खासे ठंडे कपड़े पहन के निकलें। ठंडे कपड़े जो ठंडी एक सेकंड, ठंडे कपड़े मतलब ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए ये जो ठंडी हवाओं को आपने जिक्र किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरी से ये ठंडी हवाएं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर मौसम बड़ा खूबसूरत है और साथ साथ बर्फबारी भी हुई है। एक्सप्रेस वे की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी और उसके बायस ज़ाहिर है सयाह जाते हैं तो रश भी हो जाता है। गाड़ियाँ फंस गई हैं, कई घंटे तक गाड़ियों में सयाह फंसे रहे हैं और रश के बायस मरी में सयाहों का दाखिला वो भी बंद कर दिया गया है और हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ को भी हटाया जा रहा है। क्या अच्छा किया? ये अच्छा किया कि दाखिला बंद कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग जब वहाँ पे पहुँच जाएं। वी ऑल रिमेंबर कि क्या हुआ था कुछ साल पहले यहाँ पर 20 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है अभी तक। जस्ट इमेजिन ना, इस वक्त सोचिएगा भी मत। हमें पता है कि जुम्मा है, जुम्मा भी आपको मुबारक ये भी पता है, दिल आपका कर रहा होगा, दिल भी कर रहा होगा, दिल मेरा भी कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी अक्लमंदी का तकाजा नहीं है ये कि इस वक्त मरी जाया जाए। दूसरी तरफ वादी तीरा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और कुछ ये खबरें आ रही थी कि कुछ लोग वहाँ पर फंस गए हैं जो टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे। तो रेस्क्यू टीमों ने अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 20 गाड़ियों में सवार 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। पाक फौज जो है उन्होंने बर्फबारी के दौरान शहरियों की मुकम्मल देखभाल की है। खुराक, रिहाइश, दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। एंड ऑन द अदर हैंड बालाकोट की बात करें तो वहाँ पर गड़ी हबीबुल्ला के मैदानी इलाकों में 12 साल के बाद बर्फबारी हुई है। ये जो चेंजेस हमें नजर आ रही है ना मौसम के अंदर, ये उन इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है जहाँ पर कई सालों से नहीं हुई। वैसे इंतजार मुझे यही था कि हो सकता है लाहौर में या इस्लामाबाद में, चलो यहाँ पे मौजूद है, यहीं पे बर्फबारी हो जाए। लग रहा है ये रियलिस्टिक आपका इंतजार है? वी डोंट नो। देखो बालाकोट में हो गई है, यकीन करिए ना कि लाहौर में बर्फबारी होगी। नहीं है ना, बालाकोट में 12 साल बालाकोट में, लेकिन 12 साल बाद हुई है। लेकिन ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर बर्फबारी हुआ करती थी। पहाड़ी इलाका है, शदीद ठंडा इलाका है सर्दियों के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे भी तो पहाड़ इंतजार कर रहे थे। हाँ, पहाड़ है। अगर हमारी बात सुन रहे हैं, यकीनन सुन रहे होंगे, तो प्लीज इस्लामाबाद पे भी थोड़ी सी बारिश के साथ साथ बर्फ। चलिए आगे बढ़ जाए। तो जमरोद के इलाके की बात करें तो वहाँ पर 5 साल के बाद बर्फबारी हुई है। लंडी कोतल में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मोमन के पहाड़ों में भी बर्फबारी से मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। कोयटा से खबर ये आ रही है कि मस्तूम, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी हुई है। कलात में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कला अब्दुल्ला की बात करें, कला सैफुल्ला की बात करें, पिशीन, ज़ियारत में भी बर्फबारी हुई है और सड़कों पर बर्फ जमने का खतरा भी अब जाहिर किया जा रहा है। आपको पता है ना कि बर्फ जम जाती है अगर बहुत जल्दी उसको ना हटाया जाए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक हादसात भी होते हैं और इस तरह के हादसात होते हैं जिनको रोका जा सकता था अगर वक्त पर बर्फ हटा दी जाती है। तो लेट्स होप कि इंतजामिया प्रोएक्टिवली यहाँ पर काम कर रही हो। उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए, उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए और सयाहों के लिए भी इंतजामिया अलर्ट साथ साथ जारी करती रहे, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है तो लोग रुख करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं मौसम को उतना नहीं फॉलो करते कि ठीक है इस टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए, इस टाइम पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आपने जब ट्रैवल करना है तो मौसम को ज़रूर देखना है कि किस टाइम पर बर्फबारी हो रही है, ट्रैवल करना सेफ, क्योंकि बर्फबारी में गाड़ी भी फिसल रही है। अब देखिए ना, इंटरनेट है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। महकमा मौसमियात या एनडीएमए की वेबसाइट के ऊपर उनकी एप्स भी मौजूद है, उनसे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है जहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो मौसम की सूरत हाल थी। आपको ज़रा कराची की अपडेट के बारे में बता देते हैं। वैसे तो कराची में भी बारिश हुई है, लेकिन कुछ रोज़ पहले जो ये सानहा हुआ है, ट्रेजेडी हुई है गुल प्लाजा की, वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? इत्तलात ये आ रही हैं कि एक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है ना वो मुरतब कर ली गई है, तैयार कर ली गई है और उसके मुताबिक गुल प्लाजा में जो आग लगी थी वो मसनूई फूलों की दुकान में लगी थी। दुकान में कुछ बच्चे मौजूद थे जो आग से खेल रहे थे और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे और उनकी गलती की वजह से, उनके उस मासूम खेल की वजह से पता चला है कि ये आग लगी थी और फिर लोगों ने वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश की तो दरवाजे उनको बंद मिले तो वो बाहर नहीं निकल पाए थे।
66 67 67 लोग जो है ना उनका कंफर्म हो चुका है कि उनकी जानें चली गई हैं, वो शहीद हो गए हैं। मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं। साजिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से, उनके पास चलते हैं। साजिद, आप इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं, हमें मालूम है, और इस वक्त भी लोग आपके पीछे भी नज़र आ रहे हैं और वो पूरा मलबा भी हमें नज़र आ रहा है। अफसोसनाक जो सूरत हाल रही, बताइए आपके पास क्या अपडेट है बताने के लिए? जी बिल्कुल, ये एक कोई टेक्निकल मसला है। साजिद, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ताज़ा वहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि पुलिस सर्जन वो ये उनकी जानिब से बताया गया कि लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है और जाँ भाग 15 अफराद की लाशों की शनाख्त की गई है। मलबे से एक मरतबा फिर आग भी भड़क उठी थी। हुकाम ये भी बता रहे हैं कि मलबा हटाने का काम 50% तक मुकम्मल कर लिया गया है, बाकी 50% जो है वो मलबा हटाने का काम कब तक मुकम्मल होगा ये देखना बाकी होगा। साजिद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। साजिद, थोड़ा सा अपडेट करें, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल एक सानिया है और तकरीबन मजबूत तौर पर अब तक 67 अफराद जो हैं वो जाँबाक हो गए हैं और 77 के करीब अब भी जो है वो लापता हैं। बहुत से लापता अफराद के प्यारे इस वक्त भी डीसी ऑफिस के करीब मौजूद हैं और वो गाहे बागाहे जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है और डीसी साउथ ने आज ये दावा किया है कि यहाँ पर ऑपरेशन सर्चिंग का जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साउथ हमारे साथ ही मौजूद हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, ये बताइएगा इनिशियली क्या रिपोर्ट मुरतब की गई है और ये भी बताइएगा कि अब तक जो सर्चिंग का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए जी, सर्चिंग का अमल जो है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा हुआ है उस एरिया में 15 से 20% हिस्सा वो ही रहा हुआ है, बाकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है। एक दो पेचेस हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी वैसे ही कूलिंग का प्रोसेस हो चुका है और आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल मटीरियल था, उस वजह से थोड़ा एहतियात करके हम अंदर जा रहे हैं। बाकी हमारा ऑलमोस्ट एक्टिविटी सारी मुकम्मल हो। अच्छा सर, ये बताइएगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ पर सर्वे भी किया, इनिशियली क्या रिपोर्ट उन्होंने दी है? जी, उनके रिपोर्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग हाईली फ्रेजाइल है, ये बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं रुक पाएगी और जो ही हमारा सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो SBCA की निगरानी में उनसे हेल्प लेके जो भी अगला प्रोसेस होगा वो हम अगला प्रोसेस करेंगे। अच्छा सर, इनिशियल क्या पता चल सका है, आग लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और दीगर ये बताइएगा, बता रहे हैं कि कोई बच्चे जो हैं वहाँ पर लाइटर से खेल रहे थे जिसकी वजह से आग भड़की और पूरे मॉल को जो है उसने अपनी लपेट में लिया। जी, इस पे पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में ऑलमोस्ट पुलिस भी फाइनलिटी की तरफ जा रही है। एक बार इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें और फैक्ट सामने आ जाए तो उसके बाद हम मीडिया से शेयर कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा है कि एयर कंडीशन की जो गैस है वो भी आग पकड़ती है और उसकी वजह से पूरे मॉल को जो है एकदम लपेट में लिया गया। जी, उसके भी उस साविये को भी हम देख रहे हैं और उस पर भी तफ्तीश हो रही है, उसके भी सैम्पलिंग कर रहे हैं और उस पर भी हम देख रहे हैं कि क्या ये वजूहत है, कितनी जल्दी आग फैली है बिल्डिंग। लापता अफराद के बारे में कहा जा रहा था, उनका पता चला अभी तक कितने अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं या प्रॉबेबली कितनी लाशें, अनफॉर्चुनेटली मुझे यही कहना पड़ेगा, कितनी बॉडीज अंदर हो सकती हैं इस मलबे के नीचे? जी देखें, अब तक तो जो बताया गया है वो 67 अफराद के बताया गया है कि बॉडी जो हैं वो मिली हैं। लापता अफराद की जो यहाँ पर लिस्ट बताई गई है और जो लोग आ रहे हैं वो अपने प्यारों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो लापता हैं। तो उस हवाले से इस वक्त जो है वो सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। आज जो हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ था, मेरे कैमरा पर्सन तालिब दिखाएंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर कल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें और दीगर जो टेक्निकल टीमें वो अंदर दाखिल हुई थी, उन्होंने पूरा सर्च किया। इस पूरे एरिया में तो नहीं है लेकिन जो सामने मुनज़्ज़म एरिया वहाँ पर इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है और आज ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सर्चिंग का अमल कर दिया जाएगा। तो जो लापता अफराद हैं उसमें से अब इस मलबे से कितने लोगों की बॉडीज मिलेंगी, इस हवाले से जो है वो कहना आप नजर रखे हुए हैं और खबर भी कर रहे हैं हमारे साथ। का अमल जो है वो शुरू कर हम पर लोगों को बता भी रहे होते हैं, हमके व्यूवर्स को, कि क्या सारा मामला रहा। ये बताइएगा, जितनी आपने यहाँ पर डिफरेंट ऑफिशियल से बात की है, सिक्योरिटी एहलकारों से बात की है या जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो दुकानों के मालकान थे, बिजनेस ओनर्स थे, वो क्या बता रहे हैं? क्या वाकई में दरवाजे बंद थे या बेसमेंट जो पार्किंग के लिए मुख्तस था वहाँ पर दुकानें बनाकर देना वो इलीगली किया गया था? हुआ क्या था? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग हियर?
जी देखिए, ये 1998 में जब इसका नक्शा पास हुआ था तो उस वक्त इसके ग्राउंड पर जो है वो बेसमेंट बनाया गया था जहां पर गाड़ियों को पार्क करना था। लेकिन यहां पर उस वक्त मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर नीचे दुकानें बना दी गई थी और ऊपर एक और फ्लोर जो है उसकी तामीर कर दी गई थी। और अब जो पार्किंग का एरिया बनाया गया था वो छत पर बनाया गया था, जो कि इंतहाई रिस्की और ख़तरनाक भी था। बेसमेंट पे जो है उन्होंने जो पार्किंग एरिया जो था उसे दुकानें जब बना दी गई थी वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया बन गया था, क्योंकि दुकानों का जो साइज़ था और उसके बाद जब दुकानदार अपना सामान दुकान के बाहर रखते थे तो जो पैसेज होता था, गुजरने का रास्ता होता था, वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया। और जब ये मजमूई तौर पर 16 गेट हैं इस पूरी मार्केट के, लेकिन इस 16 जो गेट्स हैं उसमें ये जो ज़्यादातर गेट हैं वो बंद कर दिए जाते थे रात 9 बजे और सिर्फ 2 गेट जो हैं वो खोले जाते थे और उसके बाद जो है वहाँ से लोगों का आने और जाने का सिलसिला होता था। लेकिन जब ये आग लगने का वाकया हुआ और धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरी मार्केट में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर जब भगदड़ मची तो उस वक्त जो है वो गेट और वो धुएं की वजह से वो रास्ते जो हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे उन्हें नज़र नहीं आया और उसकी वजह से ये जो हादसा है वो पेश आया और अमवात का सिलसिला जो ज़्यादा है उसकी असल वजह जो है बिल्कुल सही है। साजिद, थोड़ा सा बता दें डीएनए के बारे में, जो बाकियात यहाँ पर मिल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर वो फुटेज आपने देखी हो या हम सब ने देखी है, वो बॉडी का तो नामो निशान है नहीं, वो सिर्फ बाकियात हैं, हड्डियों की फॉर्म में मिल रही हैं। क्या वो डीएनए के काबिल हैं ये सैंपल? उस बारे में थोड़ा सा अपडेट करें। जी देखें, अब तक जो डॉक्टर समिया तारिक हैं उनकी जानिब से बताया गया कि 16 अफराद की जो शनाख्त है वो की गई है, 6 लाशें मुकम्मल थी और एक को शनाख्ती कार्ड के जरिए जो है वो शनाख्त किया गया है। 9 अफराद की शनाख्त के लिए डीएनए जो है वो मुकम्मल हुई है। लाशें और जिस्म के मुख्तलिफ औज़ा से 45 डीएनए के नमूने जो हैं वो हासिल किए गए हैं। 77 अफराद जो हैं वो अब तक। साजिद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए और डेफिनेटली सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए भी और सारी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचाने के लिए। अब इस मामले के ऊपर सूरत हाल ये है कि सियासी बयानात जो है ना वो भी आना शुरू हो चुके हैं। कल का पूरा दिन हमें एमक्यूएम के रहनुमाओं की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आई, फिर उसका जवाब देने के लिए फिर हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्जील नाम मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अभी तक जो कुछ भी किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। शरी रहमान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शरी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए सारे मामले के ऊपर, और अब ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, पहले तो ये देखिए, ये गुल प्लाजा का जो बहुत ही ट्रैजिक सान्या है ये हम सब के लिए दिलखराश है और ना कोई इस वक्त और बात हो सकती है सिवाय इसके कि हम लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार करें, उनकी इमदाद फरमाएं और किसी न किसी तरह इस बहुत ही मुश्किल घड़ी जो उनके लिए आई है, आप सोचें जिनकी फैमिली में अभी तक लाशें उनकी मिल नहीं रही हैं, उनका क्या हाल होगा। तो ये अभी तक ये सर्च जारी है और मैं बिल्कुल तस्लीम भी करती हूँ कि ये एक निहायत ही मुश्किल घड़ी है और इस वक्त ठीक है, आप ज़रूर अकाउंटेबिलिटी करें, आप ज़रूर ऑडिट करें, आप ज़रूर जवाब मांगें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये आगों को बुझने तो दें, वहां से मलबे में से लोगों की लाशें तो निकलने दें। अब सियासत खेलना अभी से शुरू हो गया, इस इंतहा तक गई है बात जी, अफसोस से मैं कहूंगी। एक सीनियर मिनिस्टर ने खड़े होकर, डिफेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर 18वीं तरमीम को ढकोसला कह दिया, ये निहायत गैर जिम्मेदार बात की गई है। और उनके फिर कुछ मिनिस्टर्स ने कहा नहीं उनकी जाती राय, बहुत मुश्किल, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करती हूँ, लेकिन किसी की, आप इतने सीनियर मिनिस्टर होते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी जाती राय नहीं होती जी, मैं तो नहीं वहाँ खड़े होके इवन एज पार्लियामेंट्री लीडर आपकी जाती राय दूंगी, अगर दूंगी तो फिर मैं कहूंगी कि ये मेरी जाती राय है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि कराची को वफाक से में ले लिया जाए, अलग कर दिया जाए सिंध से। आई मीन ये कोई वक्त है, ना उनके पास वो नंबर्स हैं, ना उनके पास वो सियासी पावर है, बस वो इस वक्त शुरू हो गए। भाई अगर आपको मसले हैं, मसाइल हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम नहीं करी, आप वो वाहिद सूबा है जहाँ लोकल गवर्नमेंट हुई है और आप 18 साल उस सूबे की हुक्मरानी भी करते रहे,
आप इस वक्त कभी तो आ जाएं कि हम प्रॉब्लम बनने के बजाय हम हल की तरफ, हम हल का हिस्सा, सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके वोट बढ़ेंगे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है देख के, ये मैं कतई नहीं कह रही कि आप असेंबलियों में जब ये अब आगे ठंडी हो जाए आप जरूर बात करें और कहें कि भैया आपने क्या आगे, क्या आपका लायामल है, किस तरह की फायर ऑडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इंक्लूड करें कि जी कहाँ तक ये बात कैसे पहुँच रही है। पूरे मुल्क में अब ये बातें हो रही हैं, सब अपने अपने देख रहे हैं फायर सेफ्टी उसको, मगर नहीं, आप ये सॉल्यूशंस नहीं कर रहे। आप तो कह रहे हैं कि ये मुल्क को इधर ले जाएं, मुल्क को इधर ले जाएं। ये बहुत खतरनाक आतिशफशा शुरू कर रहे हैं। जी शहरी साहिबा, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि 18वीं तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपकी नज़र में ये सोल्यूशन है वहाँ के मसाइल का? राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात की गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर बातचीत कर सकती है कि इसमें बेहतरी की जो गुंजाइश है उस पर मिलकर काम किया जाए? देखिए, मैं समझती हूँ ये वक्त नहीं था तरामीम को या आइन को या वफाक के इकाइयों को ललकारने का, फ्रैंकली। ठीक है जी, तो सियासत में हर बात हो सकती है। हम रोज उनसे इख्तिलाफ राय होता है, फिर शाम को हम कोशिश करते हैं कि रास्ता ढूंढें। अभी मैं जॉइंट सेशन में जा रही हूँ, रास्ते ढूंढ के ही, तरामीम कर के ही जा रहे हैं ना हम, बजाय इसके कि मैं आके खड़ी हो जाऊं कि ये इन्होंने तो ऐसा कानून बनाया, वैसा कानून बनाया। दिस इज नॉट, मतलब इसलिए हम इलेक्ट होके नहीं आए हैं हाउसेज में कि हम रोज अपनी सियासत वहाँ खड़े होके जात की या अपनी पार्टी की सिर्फ मुनफरिद सियासत चमकाएं। ये इस तरह नहीं होता। और राना सना तो मेरे कॉलीग हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने बड़ी मुश्किल अदवार गुजारे हैं, जाती तौर पे भी जेल काटी है। लेकिन 18वीं तरमीम इस वक्त डिस्कस करना, मैं समझती हूँ एक नए आप आतिशफशा को छेड़ रहे हैं। हर का वक्त होता है। और देखिए, 18वीं तरमीम का उनकी पार्टी उसमें सरे फहरिस्त थी इसको पास करने में, और उसका सेहरा उन पे भी है। I could not agree more with you, शहरी साहिबा, कि इस वक्त सियासत की डेफिनेटली बात नहीं होनी चाहिए। तरमीम को बिल्कुल उसके पावर्स की मुंतकली को यकीनी बनाए। वो तो 18वीं तरमीम का बुनियाद एक फाइनेंशियल अवार्ड भी है जी, NFC अवार्ड। ऐसे ही है। वो तो 7वें से आगे मजीद डेवोल्यूशन ऑफ पावर की भी बात है ना, बाकी सूबों के अंदर अभी वो वाले मसले मसाइल भी चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। शहरी साहिबा, इन चीज़ों से हट के पीपल्स पार्टी 17 साल हो चुके हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत करते हुए। थोड़ी सी ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि राइट नाउ इस चीज़ के ऊपर मलबा डाल देना कि जी अभी पता चलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी किसकी गलती है, हालांकि ये कराची के अंदर कोई पहला वाक़या नहीं है, और फिर शैला रज़ा साहिबा की तरफ से ये कहना कि न्यूजीलैंड के अंदर आग लगी थी तो 40 लोग मर गए थे, तो आग लगती है तो ऐसा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अब किसी को, स्पेशली कराची की? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहे हैं और लेनी चाहिए, ले भी रहे हैं। जहाँ जहाँ है भी नहीं जिम्मेदारियाँ वहाँ भी ले रहे हैं। मैंने जो इस्लामाबाद से देखी हैं क्लिप्स वगैरह, उसमें तो हर जगह ना चीफ मिनिस्टर अस्तना मांग रहे हैं जिम्मेदारी से, ना मेयर उनको, तो जब वो गए तो ना, आपको पता है लोग मुश्तैल होते हैं, नारे लगते हैं। उन्होंने कहा आप जो नारा लगाना चाहे ला रहे हैं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और हम इसका रास्ता ढूंढेंगे। किसी ने, जिम्मेदार एहलकार ने ऐसी बात नहीं की ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम बहुत सारी जगहों का हम दे सकते हैं कि जी लाहौर में इतनी, पंजाब में स्टेटिस्टिक्स चल रही हैं कि इतनी फायर्स हुई, वो तो नहीं रोज ड्रामा होता, लेकिन ये कोई बात नहीं होती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट जी। तो मैंने तो ना सिंध गवर्नमेंट ने कहीं कहा है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इससे कोई हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। What should people expect now, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कराची के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली, कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें कुछ रेडिकल चेंजेस आए कराची के अंदर, कराची के सिस्टम के अंदर? देखिए, बिल्कुल कराची इज अ रनअवे सिटी जी। उसको इतना बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के वहाँ आते हैं जॉब्स ढूंढने, अपॉर्चुनिटी और मौके, और जाहिर है इनकम ढूंढने। और ख़ास तौर से जो हालात हो रहे हैं क्लाइमेट स्ट्रेस की वजह से, तो जो देही इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं, बड़े शहर पहुँचते हैं। और कराची इस वक्त तो
दुनिया का सबसे बड़ा पख्तून शहर है जी। काबुल और पेशावर मिलके भी उससे बड़ा है। ये सब इन माइग्रेशन है जी, और ये अनप्लान होती हैं। लोग आके फिर कॉलोनीज बना लेते हैं जिनकी कोई फिर उनको हटाना, आप देखते हैं ना नालों का क्या असर होता है। लोग वहाँ रह रहे हैं और वो गरीब लोग ही रह रहे होते हैं। कोई अशराफिया जाके कॉलोनी नहीं बना लेती, स्क्वाटर सेटलमेंट नहीं बना लेती। तो ये दुनिया के बड़े शहरों का इस वक्त ये अलमिया, खासतौर से कराची और साउथ एशिया के शहरों का। तो जाहिर है सम सॉल्यूशंस आर नीडेड। इट इज टू बिग टू, इट इज राइट नाउ बहुत बड़ा फैल गया है, क्योंकि लोग बस आ रहे हैं। और कराची ने 1947 से अभी तक अपना दिल और अपने घर सबके लिए खुले रखे हैं, और कभी रोकथाम नहीं हुई कि कोई आके यहाँ बस जाए। और जी, तो इट इज वेरी लार्ज, और इसके मसले मसाइल मतलब एक तो बहुत सारी एजेंसीज भी इसको चला रही हैं, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारी बातें देखनी पड़ी। पानी के भी मसाइल बहुत हैं। आपने देखा तेहरान में क्या हो रहा है, एकदम ऑलमोस्ट ड्राउट हो गई थी। तो इस नहज तक हमें पहुंचना नहीं चाहिए। कोई ना कोई मंसूबा बंदी और कोई ना कोई वसाइल की कमी होती है ऐसे शहर को। कितना आप टैक्स से निकालेंगे? फिर टैक्सेशन के झगड़े वफाक से भी चल रहे हैं। वो कहते हैं सूबा हमें और टैक्स दे, सूबा वैसे ही सरप्लस दे रहा है। चारों सूबे सरप्लस दे रहे हैं जी। We really hope कि कुछ ना कुछ किया जाए कराची के, क्योंकि कोई एक मसला नहीं है, जैसे कि आप खुद भी जिक्र कर रही हैं। There needs to be a national conversation। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस की और ये आग लगने के वाकयात की बात आती है, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन कराची, आई हैव सीन द सिचुएशन। सबसे बड़ा सानिया होता है, जानों का ज़िया सबसे बड़ा सानिया होता है। बिल्कुल एक जान भी पूरे खानदान को, पूरे मोहल्लों को हिला के रख देती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। खासतौर से वालिदैन की अगर 66 लाशें नहीं है, 66 खानदान हैं जिनकी कंफर्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस सारे मामले पर बात कर रही थी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उनसे बात करते हैं, इस बारे में उनकी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी शहरी रहमान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। वो कहे हैं कि ये टाइम नहीं था कि सियासत की बात की जाती, 18वीं तरमीम की, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जाती, थोड़े आग के शोले बुझने तो देते। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये कहना कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुई, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी भी 18वीं तरमीम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपको लगता है ये सही वक्त था ये बात करने का? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है। साने में कराची के वासियों का नुकसान हुआ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है इस पे गम का इजहार किया जा रहा है और बेगुनाह इंसानी जानों की ज़िया हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो जिम्मेवारी है जो इदारों की, जो वहाँ पे मुतल्लिका इदारे हैं, जो जिसमें KMC है या कोई जो भी मैनेजमेंट है, उसका फेल्योर तो ज़रूर शामिल होता है। तो जब आप पार्लियामेंटी फ्लोर पे बात करते हैं, असेंबली के अंदर जब अवामी इशूज़ पे, तो ज़रूर उसकी निशानदेही की जाती है, वजूहात पे भी बात होती है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है कि आइंदा कोई गुल प्लाजा का कोई सानिया ना हो। कराची में जिस तरह और भी मार्केटें हैं, जो जिस तरह आपको याद होगा जुलाई में एक बिल्डिंग गिरी थी लियारी में, उसमें 30 जो लोग थे शहीद हो गए थे। तो ऐसी कई इमारतें हैं जो अब मतलब उनका वक्त पूरा हो चुका है, मगर अब कोई गवर्नेंस की बात तो होगी ना। गवर्नेंस अगर नहीं है, ज़रूर इस तरह के वाक़यात सानियात होते तो गुफ्तगू तो होगी। निशानदेही जो लोग करते हैं उस पर बात तो करनी है, उसको कैसे ठीक करना है। और मैं समझता हूँ इस वक्त बजाय कि हम तफरीक, तकसीम, नफरत और एक दूसरे पे इल्ज़ाम के बजाय उसका कोई मुस्तकिल हल निकाले कि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या या सानिया ना हो, उसके लिए इक़दाम किए जाए, जिसकी पहली जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की आती है। अगर पंजाब में कोई खुदा न खास्ता इस तरह का है तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेवारी, तो सिंध हुकूमत की जिम्मेवारी। जिस जगह पे ये सानिया या हादसा होता है, पहली जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट की है। बिल्कुल सही। हमारे साथ ही रहेगा खेलदास कोहिस्तानी साहब, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने भी। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये इतना बड़ा सानिया कराची में हो जाना, उसके बाद सियासी पॉइंट स्कोरिंग या फिर इस तरह के बयानात
सामने आ रहे हैं जिसमें 18वीं तरमीम को डिस्कस किया जा रहा है, कहीं पर कहा जा रहा है कि ये नासूर बन चुकी है, कहीं पर इसको ढकोसला कहा जा रहा है। आपका क्या टेक है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन आप जिस कहानी की बात कर रही हैं वो ये कलमिया है और बहुत हम रंजीदा भी हैं और सबके दुख में शरीक हैं। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस तरह का जब कोई हादसा हो जाता है तो उस पर हमें दिखाना तो एक यूनिटी चाहिए कि हम सब मिलके किस तरीके से जो है बेहतरी ला सकें, और बजाय उसके एक ऐसी बहस शुरू कर दी गई। खसूसी तौर पर जो वजीर दिफा का जो स्टेटमेंट था पार्लियामेंट के अंदर कि वो ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम में ढकोसला है, तो मुझे तो उस पर बहुत अफसोस हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आखिर में वजारत डिफेंस की जो है वो फायर ब्रिगेड जाती है आग बुझाने। देखिए, जब भी कहीं हादसा होते हैं तो कोई जो है अगर हम से कहें कि दिफा का इदारा है या कोई और इदारा है तो हम एक यूनिटी दिखाते हैं, एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इस पे 18वीं तरमीम के ऊपर अगर आपके खदशात हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए, तो इसके लिए आज नहीं, ये बहुत अरसे से ये बहस चल रही है, तो उसके लिए बहाने मत ढूंढे। मैं तो समझती हूँ कि शफाफ तहकीकात जरूरी है इस हादसे की। और कल अभी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी एक रिपोर्ट आई रावलपिंडी की कि 63 में से सिर्फ एक इमारत के अंदर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम है और वो एक होटल है। ठीक है, जब मरकज की बात हुई तो मरकज के अंदर जो है जो कैपिटल इमरजेंसी जो इदारा है उसके अंदर जो है ना काफी सहूलियात हैं। तो यकीनन कराची एक बड़ा शहर है। कल मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उस पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये मैं याद कराती चलूं कि मैं अगर आपको कुछ भी ना कहूं, मुस्तफ़ा कमाल साहब अब से चंद दिन पहले आप खुद आश्कार कर रहे थे कि कराची को क्या हुआ। आपने कहा कराची में दहशतगर्दी हुई, कत्लो गारत गरी हुई, एक्सटॉर्शन हुआ, तो यही तो हुआ है कराची को। सर साहिबा, लेकिन ये जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली तो वही बात है ना जो कराची वालों के दिल की बात है कि भाई कराची वालों की जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो वहाँ पर गवर्नमेंट है वो लेगी, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो यही सवाल जो है ना, ठीक है सर साहब, मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब की तरफ ये मामला लेकर जाती हूँ। मुझे ये बात मेरी मुकम्मल करने दें, अगर आप मेरी बात मुकम्मल करने दें। जी चले मुकम्मल कर लें, जिम्मेदारी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाहूंगी कि खेलदास कोहिस्तानी साहब का भी स्टांस आ जाए, तो आप कर लीजिए मुकम्मल प्लीज। जी, जो है चीफ मिनिस्टर साहब भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मेयर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और एक मुकम्मल तहकीकात भी हो रही हैं और बिल्कुल जो है जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तमाम जो है जो टाउन कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और हमें ये देखना है कि ये खराबियां एक दिन में तो नहीं हुई। ठीक है, आप अगर पीपल्स पार्टी बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है तो उस वक्त ये बहस शुरू हो गई। हमने बोला 17 साल से आप गवर्नमेंट में, अगर एक दिन में खराबी नहीं हुई तो 17 साल से भी तो आपकी गवर्नमेंट है ना। जी जी बिल्कुल, हर गवर्नमेंट में शरीक है एमक्यूएम। ठीक है, बल्दियाती इदारे, हमारी हुकूमत की बल्दियाती इदारे तब भी एमक्यूएम के पास थे, हमारे पास तब आए हैं, तो अब बेहतरी भी नजर आ रही है। आप ये बताएं, जो फेडरल के प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन लाइन मंसूबा है, फेडरल के जो प्रोजेक्ट हैं, K4 का मंसूबा है, हैदराबाद का जो है सक्कर जो है मोटरवे है, वो सब चीजें पसे पुश डाली जाती हैं। ठीक है, एक इससे पहले वाले वजीर आजम 11 अरब का ऐलान करते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। कराची सेम रेवेन्यू कमा के देता है, बिजली देता है, गैस देता है, साथ साथ जानों की हिफाजत उन लोगों की होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जानों की हिफाजत मैं चाहूंगी खेलदास साहब की तरफ होनी चाहिए। हमने ये कहा कि पाकिस्तान में होनी चाहिए। सहर साहिबा, जब पंजाब में बारिशें हुई, सैलाब आई, लोग डूब गए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जो इस तरह के हादसात हैं, ये जो इस तरह के हादसात हैं, आग लगने के बिल्डिंग्स में और गटर के ढक्कन ना होने से जो जानें चली जाती हैं, फिर टारगेट किलिंग, ये हमें बाकी सूबों में निस्बतन बहुत कम देखने को मिलता है। ये है आप बाकी सूबों में एमक्यूएम नहीं है ना, बाकी सूबों में एमक्यूएम नहीं है। चलें इस खेलदास को, दिस इज नॉट द टाइम टू फॉर द ब्लेम गेम। यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है और शरी रहमान साहिबा भी यही बात कर रही थी कि ब्लेम गेम या सियासी बातें करने का वक्त नहीं है, बट आप यही बात कर रही हैं कि एमक्यूएम भी इसके अंदर मुकम्मल जिम्मेदार है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपने बोला कि जो है टारगेट किलिंग, तो मैंने तो मुस्तफा कमाल के बयान का हवाला दिया है, उन्होंने बताया कि मैं तो कराची और सिंध के लोगों की बात करी थी कि वो बहुत अरसे से ये चीजें झेलते हुए आ रहे हैं, उनकी जिंदगी का तहफ्फुज़ जो है वो देना भी तो आपकी गवर्नमेंट की, वहां पे सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, उनको सिक्योर रखना भी। ठीक है खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि सोल्यूशन क्या है हुकूमत के पास, हुकूमत क्या रोल, वफाकी हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है?
देखें, पहली बात यह है कि जो 18वीं तरमीम है उसके सम्राट सिंध को नहीं मिले हैं। सूबा सिंध को पीपल्स पार्टी को शायद मिले होंगे, मगर सूबा सिंध में जो उसके सम्राट नहीं मिले हैं, तो जाहिर है आवाज़ें उठेगी। मगर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। मैं समझता हूँ उनके हमारे फेडरल मिनिस्टर भी है मुस्तफ़ा कमाल भाई, उसकी ज़ाती राय है। ये मुतालबा मैं समझता हूँ गैर आइनी तौर पे है, गैर कानूनी तौर है। इसमें कोई जो है जवाज़ नहीं है कि अगर कोई हुकूमत नाकाम हो जाती है, गवर्नेंस के हवाले से कोई फेल्योर होता है, तो उसको जो है उस सूबे के कैपिटल को वफाक के हवाले किया जाए। इस तरह से नफरतें और तफरीक बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ ये मुतालबा उसको इस वक्त करना नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि गवर्नेंस के हवाले से अगर कोई है तो तमाम जमातें, जब देखें हमारे साथ वफाक में हमारे इत्तेहादी है, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, तो हम सब मिलकर बैठकर इस शहर की, सूबे की, कराची और सूबे सिंध के हवाले से अपनी जो खदशात, गुजारिशात हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर आवाम को, ये मसला नहीं है कि वो जो ये बातें हो रही है, आवाम ये चाहती है। हम तो दुआ कर रहे हैं खेलदार साहब, जैसे 26वीं तरमीम पर कंसेंसस हुआ था ना बाकी सारी जमातों का, ऐसे ही इस तरह से किसी मुल्क के मामले के ऊपर भी कंसेंसस हो जाए। जी, एक बात और ऐड करूंगा। कराची 2013 में जल रहा था, दहशतगर्दी थी, टारगेट किलिंग थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने टारगेट ऑपरेशन का आगाज किया और कराची में अमन आया। तो इसी तरह कराची के बाकी जो मामलात हैं, आज पानी का मामला हो या इस तरह के जो सानियात वाकयात है, उस पर हम मिल बैठकर एक हिकमत मिली बना सकते हैं, ना कि आपस में लड़कर एक दूसरे में तकसीम करें और नफरतें बढ़ाएं। क्योंकि कराची में जो रहने वाले उर्दू भाई बोलने वाले हो, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, सारे पाकिस्तानी है। ये शहर सबका है, ये सूबा सिंध सबका है। तो उस सूबे की बेहतरी के लिए हमें मिल बैठकर तमाम जो वफाक से हुकूमत को, सिंध हुकूमत को जरूरत होगी, तो वफाक अल्लाह करे कि अब बैठ जाएं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना कराची के मामले को लेकर खास तौर पर, और उसके मसले को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सहर कामरान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 17 साल तक एक पार्टी की अगर हुकूमत हो एक सूबे के अंदर, और वो ये कहें कि कोई भी चीज़ या कोई भी मसला एक दिन के अंदर पैदा नहीं होता, तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है उस सूबे के लिए भी, उस शहर के लिए भी, उस शहर में बसने वाले उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और अगर इस तरह का खुदा न खास्ता वाक़या दोबारा से होता है, तो फिर दोबारा से एक कमेटी बन जाएगी और कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेट्स होप कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए, कोई काम किया जाए, ताकि आगे दोबारा इस तरह से हम सवाल करते हैं तो फिर नाराज भी हो जाते हैं। अब जाहिर है जिस गवर्नमेंट के अंडर एक पूरा सूबा है, उनसे सवाल किया जाएगा, कहीं वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाते हैं या नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हम सवाल करना हमारा हक है, बल्कि आपके सूबे के अवाम का हक है आपसे सवाल करना। वो जो लोग आकर उस बिल्डिंग के बाहर जो जली है उसके बाहर आके दुहाइयां दे रहे हैं लवाहिकीन, आप उनके सवालों के जवाब देने के पाबंद हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में एक शेरनी ने हमला कर दिया एक छोटी बच्ची के ऊपर, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गई, और इस वाक़े के बाद एक प्रॉपर ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि इनको बेचा जा रहा था, और एक पूरा ख़ानदान शेर का वो भी तहवील में ले लिया गया है। अभी ऑपरेशन किया डॉक्टर मोहम्मद उमर ने, जो कि SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस ऑपरेशन के बारे में और उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन शेरों को अपने पास रखा हुआ था। डॉक्टर उमर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी इस वाक़े के बारे में आप बता दीजिए, एंड देन ऑपरेशन के बारे में भी बताइए। जी, हमें इसमें 115 की कॉल रिसीव होती है, और जिसमें कि इकबाल टाउन के एरिया में एक छोटी बच्ची को एक शेर ने ज़ख्मी कर दिया है। मैटर इज़ बहुत सीरियस था। फिर हमारी पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया, और सबसे पहले हमने उस बच्ची की सेफ्टी को इंश्योर किया कि उसको हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है। जब हमें उसकी स्टेबल कंडीशन का हमें एस्टीमेट हो गया, उसके बाद फिर हमारी पुलिस टीम ने वहाँ पे स्पॉट पे विज़िट किया, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने लोकल इन्फॉर्मेशन लोगों से ली कि ये कौन बंदे थे जिनके पास जिन्होंने इल्लीगली ये शेर रखा हुआ था और जिसने ये सारा बच्चे के ऊपर ये हमला किया है। तो उसमें फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमने जो सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हमने फिर वो जो शेरनी थी बेसिकली वो 8 माह की जिसने बच्चे पे हमला किया था, हमने वो भी रिकवर कर लिया। अब हमने फिर अपनी तफ्तीश को जब आगे बढ़ाया
कि ये जो मुलजिम है ये कहाँ से ये जो शेरनी है ये लेकर आया इस इलाके में, रहायशी इलाके में, और इसके पास कोई ऐसा परमिट, कोई ऐसी अथॉरिटी इसके पास मौजूद थी जो कि वो हमें कोई भी ऐसा खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका। हमने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और हमने उससे फिर हमें ये पता चला कि ये किसी और जगह से ये अभी ये शेरनी लेकर आ रहे थे और ये इंसिडेंट हो गया। तो फिर जब हम उस स्पॉट पे पहुंचे जहाँ से ये लेकर आ रहे थे, तो वहाँ पे बेसिकली एक फैक्ट्री है, नीचे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगी हुई हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स है जहाँ पे केजेस हैं, वो लॉकअप बॉक्सेस हैं, और उसके अंदर हमने बहुत सारे शेर वो जो केजेस के अंदर देखे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी हैरानकुन था कि ये यहाँ पे जी वहाँ पे वहाँ पे एक रेजिडेंट जहाँ रहायशी इलाका है वहाँ पे उसको रखा गया था उन शेरों को। हमने फिर जब वो तमाम प्रेमिसेस को चेक किया, प्रेमिसेस को सर्च किया, तो टोटल वहाँ पे जो हमें 3 शेर, 5 शेरनियाँ और फिर 3 उनके जो बच्चे हैं वो हमें टोटल 11 जो हैं वो हमें वहाँ से हमने रिकवर किए। हमने फिर वहाँ पे जो मुल्ज़िमान हैं जो हमने फिर उनको अरेस्ट किया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उनसे पूछगछ की कि आपने यहाँ पे आपके पास ऐसी क्या एनओसी है, क्या परमिट है कि आप यहाँ पे इस एरिया में इतनी आबादी के बीच में इन डेंजरस एनिमल्स को रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें कोई परमिट दिखाया कि जी ये परमिट, जब उस परमिट को हमने देखा तो वो बेसिकली वो ज़िला शेखुपुरा का परमिट, फार्म हाउस का परमिट था। तो फिर उनसे क्वेश्चनिंग हुई कि ये तो शेखुपुरा है और ये लाहौर है, यहाँ पे आपको किसने आने की इजाज़त दी? तो उनका आगे से जवाब ये था कि जब ये फ्लड्स आए थे तो फिर वहाँ पे जो है ना मैंने अपने एनिमल्स को यहाँ पे शिफ्ट किया था, लेकिन वो शिफ्टिंग की अथॉरिटी भी उसके पास नहीं थी। वो जस्ट हमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में जो है ना ऐसे कर रहा था। तो फिर हमने उनको अरेस्ट किया और फिर ये तमाम जो है वो हमने कार्रवाई हुई। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, कितने मुल्ज़िमान हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, और मज़ीद इस वाक़े की डिटेल्स, ताकि मज़ीद जो इस तरह के इंसिडेंट्स ना हों और मज़ीद लोग ज़ख्मी ना हों, ताकि इन लोगों को कैफ़रे के दांत तक पहुँचाया जाए। आपसे मज़ीद भी सवाल करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन हम पहले सवाल कर लेते हैं लॉज के बारे में। मैं जानना चाह रही हूँ डॉक्टर उमर, इस सिलसिले में बताइएगा कानून क्या कहता है? क्या इस तरह के शेर या इस तरह के जानवर जो हैं उनको घरों में, रिहायशी इलाकों में रखने की इजाज़त होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जानवरों को जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनको आप घरों में और रहायशी इलाकों में नहीं रख सकते। इसके प्रॉपर एक SOPs हैं, ज़ाब्ता कानून है, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो उसको लुक आफ्टर करता है, और वही अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स, जब कोई बंदा एप्लीकेशन देता है प्राइवेट पर्सन के मैंने अपने घर में, अपने फार्म हाउस में या किसी प्रीमिसेस में मैंने कोई ऐसा एनिमल रखना है, डेंजरस एनिमल रखना है, तो उस टाइम पे फिर वो वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है उनके जो स्टाफ हैं वो विज़िट भी करते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। अगर उनके SOPs और उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो चीज़ें पूरी हो रही हैं तो फिर वो उसको परमिट अलाउ करते हैं उसी जगह की जहाँ पे होगा, उसने जिस जगह की उसने अप्लाई किया होता है। जानवर को रख सकते हैं, वरना खतरे से खाली नहीं है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर बात कर रहे थे। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की IT बरामदात ने एक माह में $400 मिलियन की हद को अबूर कर लिया है। जो आदादोशुमार अभी जारी हुए हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2025 में IT बरामदात $437 मिलियन से भी तजावुज कर गई हैं, और ये इस शोबे के लिए खास तौर पर एक अहम संगे मील कहा जा रहा है इसको। डेफिनेटली अगर हम मंथली कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उसमें IT बरामदात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले महीने के मुकाबले में नुमाया बेहतरी की अक्कासी करता है। अब डाटा जो है वो ये भी बता रहा है कि इससे पहले IT बरामदात $356 मिलियन के करीब थी, और इसके मुकाबले में हालिया इजाफा गैर मामूली भी करार दिया जा रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने एडअप किया है इन बरामदात को बढ़ाने के लिए? क्या हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, हमारे फ्रीलांसर्स ज़्यादा हो गए हैं, या फिर हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की हो गई हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं? ये सब जान लेते हैं। मुदस्सिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि उनके नज़दीक क्या रीज़न्स हैं इसकी या क्या फैक्टर्स हैं। मुदस्सिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अच्छी खबर है, डेफिनेटली आपको भी मुबारकबाद। रीज़न्स आपको क्या लगती हैं कि ये इजाफा जो हो रहा है या जो अगले टारगेट्स रखे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से वो अचीवेबल आपको लग रहे हैं या इस इजाफे के बाद? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि अच्छा ये नंबर
ये सिर्फ नंबर जो है ना, ये एक नंबर गेम नहीं है, ये पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की जो मैच्योरिटी है, मेरे ख्याल में ये उसको शो करता है। $400 million क्रॉस करना इज नॉट एन इजी थिंग। 23% स्पाइक इज नॉट समथिंग जो सिर्फ 1 या 2 माह की ट्रेजेक्टरी है। आप देखेंगे कि दिस इज वेरी कंसिस्टेंट स्पाइक, और इसकी इस चीज से मेरे ख्याल में जिस चीज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो ये है कि जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं अब पाकिस्तान के टेक टैलेंट के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमारे लिए एज आईटी साइड ना इससे ज़्यादा अहम और कोई चीज़ नहीं है। What caused it? ये 23% का स्पाइक, वही जो अपने इंट्रो में भी मैं बात कर रही थी मुदस्सिर साहब, क्योंकि हमारी जो वेजेस हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है। इसको भी हम डिस्कस करते रहते हैं अपने शोज़ के अंदर कि बाकी अगर ममालिक के साथ इसका मवाजना किया जाए तो हम चीप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके बावजूद इजाफा होना, एंड देन जो हमारे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ या दूसरे मुल्कों के अंदर उनका एतमाद बढ़ना, रीज़न आपको क्या नज़र आ रही है इस स्पाइक की? मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान का टेक टैलेंट ग्लोबल कंपनीज के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और हमारा रिलायबल डिलीवरी मैकेनिज्म, ये 3 अहम चीजें हैं जो कंपनीज और फ्रीलांसर्स की साइड्स हैं। और अगर मैं इसको हुकूमती सतह पे बात करूं तो शायद जो पॉलिसीज के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहा है और जो सपोर्ट अवेलेबल की जा रही है, चाहे वो पीसर की जानिब से हो, NITB की जानिब से हो, और बाकी एसोसिएशंस में पाशा की जानिब से हो, तो मेरे ख्याल में ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिलकर इस स्मूथ सेलिंग बोर्ड को ना मज़ीद तेज कर सकती हैं। और ये सारे एलिमेंट जो आपको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको कंसिस्टेंट बिल्ड कर रहे हैं। मैं यही आपसे सवाल करने लगी थी कि कंसिस्टेंट भी होगा इन बरामदात का बढ़ना, और कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या इकदाम गवर्नमेंट की सतह पर हो सकते हैं या ओवरऑल क्या किया जा सकता है? अच्छा, अगर इस स्पेस को ना आपने कंसिस्टेंट रखना है तो मेरे ख्याल में 3 चीजें हैं। एक तो ये कि आपकी स्किल्स और आपकी ट्रेनिंग्स, इसको कंसिस्टेंटली आपको बढ़ाना होगा। जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है इसको बड़ा पॉजिटिवली और बड़े तसल्सल के साथ अगेन हमें इसके ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। तीसरी अहम चीज जो है वो है पॉलिसी की कंसिस्टेंसी। अब आपके पास टैलेंट है तो हमारे पास सिस्टम को प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल होना चाहिए, और पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी ये बाकी दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना, चाहे वो ट्रेनिंग का हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, यानी कि स्किल्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके ऊपर कोई भी कंपनी स्पेंड नहीं कर पाएगी। सो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, चाहे वो इंटरनेट है या उससे चाहे हमारी बैंकिंग है आईटी सेक्टर के लिए वो, और फिर हमारे स्किल्स जो कि हमारे ट्रेनिंग का एलिमेंट है। अगर ये 3 चीजों के ऊपर हम अपना फोकस बहुत रेजर शार्प कर लें तो आई कैन टेल यू वी कैन डू व्हाट। हमारे चैलेंजेस भी माजी में यही 3 चीजें जो आपने पॉइंटर्स बताए यही रहे हैं बरामदात को बढ़ने से रोकने के लिए? बिल्कुल तकरीबन इसी तरह ही है। पॉलिसीज की जो अनसर्टेनिटी होती है ना, ये फिर इसके अलावा हमारा ब्रेन ड्रेन और जो आपकी रेगुलरिटी अथॉरिटी की जो एक अनप्रेडिक्टेड स्टेट होती है, ये बड़े रिस्क हैं। अगर आपने टैलेंट को रिटेन तो करने के लिए ना लोकल अपॉर्चुनिटीज को, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पॉलिसी कोई भी बुरी नहीं होती लेकिन उसको चलने देना चाहिए। कंसिस्टेंसी, वही जो आप बात करें, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2026 के लिए जो टारगेट या गोल रखा गया है वो है कि $5 अरब तक हमने अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाना है। यू थिंक इज इट अचीवेबल या फिर टू एम्बिशियस? देखें, व्हाई नॉट। मैं आई कैन टेल यू के जो आपका टेक्नोलॉजी का सेक्टर है ना, ये इसके ऊपर रिसेशन का इम्पैक्ट सबसे कम होता है, क्योंकि इसको रन करने के लिए आपको जो इंफ्रा या ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता ना, वो उतना टफ टू फाइंड नहीं है। ठीक है, तो अगर इन वर्स्ट टाइम्स लाइक इवन कि अभी भी कोई सुपर
हाई इकोनॉमीज नहीं है। अगर आज भी हम इतना अच्छा ग्लोबल एज अ ग्लोबल प्लेयर हम लोग उभर के सामने आ सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम थोड़ा से इसके ऊपर और तवज्जो दें तो वी कैन डू वंडर्स। मेरे ख्याल में वी कैन डू 2x to 10x गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ या दुनिया भर में इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ कीप अप करना भी बड़ा मुश्किल है। और हम ये सब जानते हैं कि जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं मोस्टली तमाम वो लोग हैं जो सेल्फ लर्न किया है जिन्होंने। गवर्नमेंट लेवल पर आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है लोगों को मज़ीद स्किल्ड करने के लिए, उनकी स्किल को मज़ीद अपडेट करने के लिए? ऐसी कैसी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए और ये कितना ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है हमारे इस सेक्टर को? मैं सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो फ्रीलांसर्स और रिमोट प्रोफेशनल और द ग्रोथ बैकबोन, ठीक है, ये हमारे लिए ना हमारी ग्रोथ के अंदर हमारी बैकबोन के हामिल है। जो सिर्फ जिन्होंने ना सिर्फ हमारे लिए डॉलर्स लेके आए हैं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के टेक ब्रांड को ग्लोबली स्टैब्लिश किया है, जिसका बेनिफिट हम कंपनीज और हुकूमत लेती है। इन सब को सपोर्ट करने के लिए अगेन मेरे ख्याल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है या हमारी जो ट्रेनिंग के एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट है या इनको जो सहूलत आप दे सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर्स है चाहे वो कंपनीज हैं, इसको एक्यूमुलेट करके कुछ किया जा सकता है। गवर्नमेंट की साइड से भी होगा, हमें खुद भी करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में प्राइवेट कंपनीज को। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के ऊपर, ये सारे वो एलिमेंट हैं जिन पे सिर्फ अब बातें नहीं करनी, हमें इन पे वाकई अमल दरामद करके इसको यूटिलाइज करके खुद को ग्रो करना है। बिल्कुल ऐसी है। इन द एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में भी बता दीजिए, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की सतह पर जो काम किए गए हैं मोड ऑफ पेमेंट के लिए, क्योंकि अक्सर ये भी खबरें आया करती थी पास के अंदर कि काम तो हो जाता है, काम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ बाहर से पैसे आने में बड़ा मसला होता है, ऐसे चैनल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अब आपको लगता है कि ऐसे चैनल्स हैं या उनके ऊपर भी और काम होना चाहिए? अभी देखें, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ सही कर लिया। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पाशा ने रिसेंटली HPL के साथ मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम किया है, इंटरनेशनल पेमेंट्स पे काम किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस टाइम पे पेनियर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दे आर वेरी लिमिटेड। इवन के उनकी भी जो सहूलियात जो हमें वो जो दे भी रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी लिमिटेड। सो यस, वी नीड इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज। देखिए, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के ऊपर इंटरनेशनल क्लाइंट का, ग्लोबल क्लाइंट का ट्रस्ट ज्यादा है, ठीक है। मैं हरगिज किसी बैंक को कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक आम पाकिस्तानी बैंक और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, चाहे वो पेपैल है चाहे वो स्ट्राइप है, कोई भी है, इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर अगर मैं स्ट्राइप या पेपैल का लिंक सेंड करता हूं तो वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके ऊपर हमें काम करना है और मेरे ख्याल में ये एक अगर हम किसी तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को ले आए तो ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा। वी रियली होप कि हम ले आए ताकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट जो है ना उसके अंदर इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस सारी सिचुएशन को। तो मुदस्सिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे IT बरामदात के बारे में बात कर रहे थे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं उस एक अहम मुद्दे की जिससे हमने अपने शो का आगाज़ किया था, वो है सर्दी की शदीद लहर जो इस वक्त भी चल रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में, मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त शदीद सर्दी की लहर है। कहीं पर बारिशें हो रही हैं, कहीं पर बर्फबारी हो रही है, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और तूफान आ रहे हैं। पाकिस्तान महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के तमाम सूबों और शिमाली इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी हुई है और इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की है। ख़ासतौर पर नारान, कागान, मरी, दीर, स्वात, कालाम, चित्राल, कोहिस्तान और ये सारे जो एरियाज़ हैं, हुंजा, स्तूर, गलियात, जहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा पड़ाव रहता है या वो कोशिश करते हैं कि भागकर इन इलाकों में पहुंच जाएं जैसे ही बर्फबारी होती है। यहाँ पर इन सारे इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी जो है वो हुई है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी ऐसे हैं जहाँ पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर आपने जाना है तो एहतियात के साथ जाना है। अच्छा, आप जो भी ये सोच रहे हैं ना कि भाई हम लोग मोटे कपड़े पहन के क्यों नहीं खड़े हुए, हमने एक बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है अपने स्टूडियोज़ के अंदर ना, ये भी हम आपको बता दें, तो वी आर फाइन, हमें सर्दी नहीं लग रही है। डॉक्टर तैयब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
उनकी तरफ चलते हैं। एनडीएमए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जानते हैं कि ये मौसम जो है ना कब तक किसी तरह से रहेगा, ज़्यादा सर्दी क्या इसी तरह से पड़ती रहेगी आने वाले दिनों के अंदर या फिर थोड़ा सा कम हो सकती है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये जो सर्दी की लहर आई है ये प्रिडिक्टेड थी, इसकी फोरकास्ट आपने पहले भी शेयर की थी, डेफिनेटली एनडीएमए की तरफ से ही आई थी। ये कब तक इस सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है और ये बारिशों का सिलसिला अभी चलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो करंट वेदर सिस्टम है ये इसकी शिद्दत में कल से इजाफा हुआ है, कल शाम से, और जिसका हमने इम्पैक्ट देखा है कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमारी इलाका जात हैं और साथ साथ जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बलाई पंजाब, इसमें शिद्दत से बर्फबारी भी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिशें भी रिकॉर्ड हुई हैं। ये सिस्टम की जो शिद्दत है अभी पाकिस्तान के शुमाली इलाके में शिफ्ट हो गई है, यानी आज शाम तक अच्छी बर्फबारी हम नॉर्थ रीजन में देखेंगे। और इस सिस्टम ने, अगर आपने देखा, कुछ पैटर्न्स में चेंज भी किया है। फॉर एग्जांपल मालम जब्बा में मुजफ्फराबाद में 10 साल के बाद बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। एबटाबाद में भी एक सिग्निफिकेंट बर्फबारी हमने देखी है और अभी भी कंटिन्यूड है, और शाम को भी बर्फबारी का एबटाबाद और मानसेरा डिवीजन में भी बर्फबारी रिकॉर्ड होगी। अब ये जो सिस्टम है चूंकि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आज शाम तक तो इस सिस्टम की इंटेंसिटी बरकरार रहेगी लेकिन थोड़ी माइल्ड होगी। इसके बाद कल से हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की मोस्टली नॉर्थ रीजन में और सेंट्रल प्लेन्स में सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा होगा। और इसका भी एक रीजन है क्योंकि मगरबी हवाएं जब भी आती हैं तो इसकी हवाओं के साथ साथ मुल्क में ठंड की शिद्दत में इजाफा होता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन यानी 25 जनवरी तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और जो नॉर्दर्न सिंध है और गिलगित बल्तिस्तान में एक कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ 26 जनवरी से हम सिस्टम में एक और सिस्टम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होगा। यानी ये जो सिस्टम करंट सिस्टम है इसकी इंटेंसिटी आज शाम को खत्म होगी। इसके बाद 24-25 को पाकिस्तान के मौसम में जो नॉर्मली मौसम है उसमें ड्राई वेदर तो रहेगा, नॉर्थ रीजन में बारिशें, तेज हवाएं और बर्फबारी का इम्कानात है। जबकि 26 से दोबारा एक सिस्टम इंटर हो रहा है जो कि बलूचिस्तान की जो तूबा काकर रेंज है, कोयटा, पशीन, लोरा लई, ज़ियारत, ज़ोब, हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, और इसके साथ साथ जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ मोस्टली जो मगरबी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें अगेन बारिशें और बर्फबारी का सिस्टम इंटर होगा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं, मैदानी इलाकों का थोड़ा सा बता दें, खासतौर पर मैं साउथ पंजाब का पूछना चाहूँगी, वहाँ पर भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। अभी तो शायद वहाँ पर तेज़ आंधी भी और हवा भी चल रही थी और बारिश भी कहीं कहीं हुई है। आप वहाँ पर बता दें उस रीजन में बारिशें कितनी एक्सपेक्टेड हैं? जी अच्छा, अभी जो सिस्टम है चूंकि ये नॉर्थ की तरफ लिमिटेड हो गया है, तो अभी आने वाले 1 से 2 से 3 दिन तक हम देख रहे हैं कि प्लेन्स ऑफ पंजाब, जो जनूबी पंजाब है या सेंट्रल पंजाब है, वहां पर फॉग बनने के चांसेस मौजूद हैं। जबकि जो तेज हवाएं और जो ये सुलेमान रेंज तक महदूद रहेंगी। और 26 के बाद अगेन जो सेंट्रल पंजाब है या साउथ पंजाब है, यहाँ पे हल्की बारिश का इम्कान 27 जनवरी को मौजूद है। जबकि जो जनूबी बलूचिस्तान है यानी गवादर, हरनई, चागी, वाशुक और साथ साथ कुछ एरिया लजबेला में भी हम देखेंगे कि 26 के बाद हल्की बारिश के इम्कानात हैं। कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि नॉर्थ सिंध में जो है ठंडा मौसम आगे बरकरार रहेगा। इसके बाद 3 फरवरी को अगेन एक सिस्टम पाकिस्तान में एंटर होने की जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो दाखिल होगा। यानी फरवरी के 3 फरवरी एंड बियॉन्ड, यानी 3, 4 एंड 5 फरवरी को भी पाकिस्तान, और ये सिस्टम जो 3 फरवरी से ये बलूचिस्तान की तरफ इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ज्यादा होगा। यानी आने वाले जो 5 से 6 दिन है 2 सिस्टम्स अगेन इंटर होंगे, 26 जनवरी एंड 27 एंड देन 3 फरवरी। इन दोनों सिस्टम्स के अंदर डॉक्टर तैयब, इन दोनों सिस्टम्स के अंदर बारिश भी होगी या फिर सर्द मौसम होगा, सर्दी होगी ज्यादा, या बारिशें भी होंगी?
अच्छा, सर्दी तो बरकरार रहेगी अगले 10 दिन। हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर्स जो हैं वो काफी कोल्डर टेम्परेचर्स की तरफ जाएंगे। बारिश ऑब्वियसली 26 जनवरी से ही सिस्टम दोबारा बारिश लाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 26 जनवरी का सिस्टम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ पंजाब की तरफ ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन जो 3 फरवरी का जो सिस्टम है ये साउथ पाकिस्तान में बलोचिस्तान का जो सदर्न स्ट्रिप है इसकी तरफ इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। कोयटा में और बलूचिस्तान में जब बर्फबारी हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है डॉक्टर साहब वो कराची या सिंध की तरफ भी जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर कितना जा सकता है, क्योंकि कराची वाले जो है सर्दी को बहुत कम एंजॉय करते हैं, टाइम पीरियड बहुत कम होता है और बहुत ज्यादा सर्दी वहां पर आती भी नहीं है। तो टेम्परेचर बता दें वहां पर कितना जा सकता है और कितने दिन एंजॉय कर सकते हैं सर्दी को? जी, एक सिग्निफिकेंट पैटर्न जो हम देख रहे हैं सिंध में इस बार नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रह रहा है। यानी कराची में भी अगले 3 से 4 दिन हम टेम्परेचर, पर्टिकुलरली नाइट टाइम टेम्परेचर, ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी जा सकता है। यानी ये काफी ठंडा टेम्परेचर है। तो कराची में भी अगले, और पूरे जो सिंध है और पर्टिकुलरली साउथ एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ सिंध कंप्लीटली जो है अगले 7 से 8 दिन यहाँ पे ठंड बरकरार रहेगी। आप कह रहे हैं वहाँ पे 2 से 3 डिग्री हो सकता है, तो फिर यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का भी बता दें, यहाँ पर टेम्परेचर फिर कितना डाउन जा सकता है? जी, टेम्परेचर करंटली इस्लामाबाद में नाइट टाइम टेम्परेचर इट इज टचिंग 1 डिग्री टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डे टाइम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये बरकरार रह रहा है। आज और कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर वुड रिमेन विद इन द रेंज ऑफ 1 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से बिलो ही रहेगा अगले 3 से 4 दिन। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर वुड टच अराउंड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर तैयब, ये बताइएगा कि आई रिमेंबर कुछ रोज़ पहले, स्पेशली जब इतनी ज़्यादा ठंड शुरू नहीं हुई थी, तो हमने एक सेगमेंट किया था एनडीएमए के साथ। तो एनडीएमए के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आई बिलीव आप ही थे, तो आपने कहा था कि इस मरतबा सर्दी कम रहेगी कंपैरेटिवली बाकी सालों की निस्बत। लेकिन इस बार तो सर्दी हमें नज़र आ रही है कि पहले की निस्बत ज़्यादा है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है कि प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम कैसा रहेगा, या फिर हमारे सिस्टम आउटडेटेड हो गए हैं? जी जी, पाकिस्तान की जो सर्दी है इसका आगाज अगर आप देखें, जो जिसको बोरियल विंटर कहते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ दिसंबर और ये मार्च के वस्त तक रहती है। यानी जो 3 मंथ्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज द विंटर सोलेस्टिस, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मिड के बाद का रीजन नहीं है कि जिसमें हम का इंटरवल नहीं है जिसको देखते हुए हम सीजनल फोरकास्ट देते हैं। पाकिस्तान में दिसंबर अबव नॉर्मल रहा है। तो अगर आप कलेक्टिवली दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का जो साइनॉप्टिक 3 मंथ्स की विंटर की आप प्रोफाइलिंग करते हैं, तो ये अभी भी मॉडल्स और हम भी इस स्टेटमेंट पे बरकरार हैं कि पाकिस्तान की जो विंटर्स हैं ये नॉर्मल पैटर्न से गर्म हो चुकी हैं। दिसंबर हमने देखा है कि ये अबव नॉर्मल रहा है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर इस बार गिलगित बल्तिस्तान और साथ साथ बलोचिस्तान, ठीक है, कंप्लीटली ड्रायर कंडीशंस, कलेक्टिव एनालिसिस की बात करें। ठीक है, दिसंबर में देखा, ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, एनडीएमए के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $10 मिलियन का इजाफा हुआ है और अब ये बढ़कर 21 अरब 258 मिलियन तक हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर $16 मिलियन इजाफे के साथ 16 अरब 88 मिलियन तक जा पहुंचे हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों की बात करें तो उनके जो ज़खायर हैं वो $6 मिलियन कम होकर 5 अरब 171 मिलियन तक रह गए। माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये इजाफा स्टेट बैंक की फॉरेन एक्सचेंज खरीदारी के बाइस हुआ है। ताहम बढ़ती दरामद के सबब दिसंबर में करंट अकाउंट जो है वो $244 मिलियन खसारे में रहा था और स्टेट बैंक को उम्मीद है कि माली साल के अख्तिताम तक ज़खायर 17 अरब 800 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, जबकि पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें डॉलर, यूरो, सुकूक या पहले पांडा बॉन्ड के इजरा पर भी गौर किया जा रहा है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट या कितना अहम हो सकता है हमारे रिजर्व्स के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये खबर जब हम सुनते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर इजाफा हो गया है तो सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके समरात
आम आवाम तक पहुंचना, आवाम को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस तरह की खबरों से? अजय देखें, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स हैं दो तरह के होते हैं, सेंट्रल बैंक के होते हैं, कमर्शियल बैंक के। तो सेंट्रल बैंक के वो होते हैं जो इंटर बैंक मार्केट से लिंक्ड होते हैं, और ये 16 अरब डॉलर के हो गए हैं, और ये तकरीबन 3-4 साल का हाई है ये, और टोटल रिजर्व हमारे तकरीबन 20-21 अरब डॉलर हो चुके हैं। कमर्शियल बैंक के 5-6 अरब अगर डाल दें इसमें। कमर्शियल बैंक के जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, और फिर सेंट्रल बैंक के आते हैं। तो 3-4 साल का हाई है, और एक सेफ्टी नेट होता है एक इकोनॉमी के लिए कि अगर आपका इंपोर्ट 5 अरब डॉलर है या 5.5 अरब डॉलर महीने का है, तो तकरीबन 3-4 महीने के इंपोर्ट कवर आपके पास हैं, जो पाकिस्तान के पास अब तैयार हो रहे हैं। तो मतलब जो पुरानी सिचुएशन थी जिसमें काफ़ी इंपोर्ट के मसले थे, और मैं रिपीट इतना नहीं करना चाहूँगा, मतलब जैसे क्रेडिट की डिफॉल्ट की सिचुएशन थी, उससे काफ़ी दूर आ गई है हमारी इकोनॉमी। तो वहाँ से तो क्लियर हो गई है हमारी इकोनॉमी। तो ये रिजर्व का हाई नंबर भी काफ़ी टाइम बाद है, तकरीबन आधे डेकेड के बाद इतने ऊंचे हो गए रिजर्व। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। जो दरामदात हैं, ये इंपोर्ट्स हैं, वो भी बढ़ रही हैं। एक तो उसकी वजह क्या है, और उसको किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है? अच्छा, इंपोर्ट्स तो अभी भी पुराने लेवल से नीचे ही है। अगर हम रखे, पहले इंपोर्ट हमारी तकरीबन 6.5-7 अरब डॉलर भी महीने की रही है, तो इस बार की इंपोर्ट सिर्फ 5.7 बिलियन आई है। और इंपोर्ट अगर आप देखें पहले हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, मतलब जुलाई से दिसंबर में 12% ऊपर है। तो ये नेचुरल है, थोड़ा पुल बैक है इंपोर्ट में, मतलब ऊपर की तरफ है, क्योंकि इकोनॉमी रिकवर जब करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ 3-3.5% की आती है, ये 4% की अगर भी इस साल आती है, तो वहाँ से हमारी इंपोर्ट की भी ज़रूरियात हैं काफ़ी सारी, क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट हमारा बहुत बड़ा एक है, फिर और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये नेचुरल फेज है, और देखना हमें चाहिए करंट अकाउंट का बैलेंस वो काफ़ी स्टेबल है, वो नीचे की तरफ है, पहले की तरह बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ये इतना बड़ा करंट अकाउंट बैलेंस है जितना पूरे महीने में एक बार आता था, अब पूरे साल में इतना छोटा आ रहा है करंट अकाउंट का डेफिसिट, उस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो नए बॉन्ड के इजरा की बात की जा रही है, स्पेशली पांडा बॉन्ड के बारे में मैं जानना चाहूंगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, अच्छा, पांडा बॉन्ड होता है चाइनीज मार्केट्स में एक कंट्री इशूइंग अथॉरिटी, आरएमबी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, उनकी जो करेंसी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी चाइनीज युआन में इशू करेगी। यूएसडी लिंक नहीं होता। यूरो बॉन्ड में पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो इसके इन्वेस्टर होते हैं चाइनीज बैंक्स और चाइनीज जो फंड्स होते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन है डॉलर और यूरो बॉन्ड मार्केट के थ्रू, और एक नई चीज़ है, नया एवेन्यू, और आरएमबी में हमारे रिजर्व ऑब्वियसली एक्यूमुलेट होने का पहला चांस होगा। पहला हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिकेट किया था कि छोटा अमाउंट होगा इसका, लेकिन आगे जाके इसको बढ़ोतरी देंगे। तो फिर इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या हो सकता है पांडा बॉन्ड से? अच्छा, पांडा बॉन्ड का लॉन्ग टर्म फायदा ऐसा हो सकता है कि एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे नॉर्मली यूरो बॉन्ड की हमारी यील्ड जो होता है, जिसपे कूपन रेट होता है, वो 6 से 7% होता है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया था कि लॉन्ग टर्म होगा ये, और 4% तक की इसकी इंटरेस्ट कूपन होगी। तो ऑब्वियसली हमें तो पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और फंडिंग रिक्वायरमेंट तो है, तो एक नया एवेन्यू है, कहीं से अगर रुकावट है तो एक नया एवेन्यू मिल गया है पांडा बॉन्ड इशू करके फंड्स एक्यूमुलेट करने का। और इनिशियली अथॉरिटीज का प्लान है 250 से 500 मिलियन डॉलर की से शुरू करेंगे, फिर ओवरऑल ब्रॉडर 1 बिलियन तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो अब हमारे रिजर्व्स हैं, इसके अंदर वो वाले फंड्स या वो वाले पैसे भी शामिल है जो डेफिनेटली हमारे दोस्त ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, यूएई हो गया या चाइना हो गया, उनकी तरफ से रोल ओवर भी कर दिए जाते हैं जो उन्होंने वापस करने होते हैं। इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, ये जब हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप इंपोर्ट कर क्या रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ भी हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इंपोर्ट्स करते हैं, लेकिन उनकी इंपोर्ट्स प्रोडक्शन के लिए मोस्टली होती हैं कि वो चीज़ों को लाकर, रॉ मटेरियल लाकर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे एंड देन उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादातर इस चीज़ की हैं कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, या तो लग्जरी गुड्स हैं या फिर ऑयल की, तो आपने एनर्जी सेक्टर की तो खुद बात कर दी थी। जी नहीं, लग्जरी गुड्स का तो बहुत पहले बैन आ गया था पाकिस्तान में। 2023 में इसाक दर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे
तो उसी टाइम लग्जरी आइटम्स और बहुत सारी इसमें बड़ी लिस्ट थी। तो वहाँ पे मई 2022 में इनफैक्ट हुआ था, नॉन एसेंशियल आइटम्स के एक एसआरओ आया था तो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान में। अच्छा, इंपोर्ट अथॉरिटीज गाड़ियां भी तो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें हम, गाड़ियां भी तो इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई है ना इस बजट में। जी, गाड़ियां इतना बड़ा पार्ट नहीं है, गाड़ियां इतना बड़ा पार्ट नहीं है इस इंपोर्ट बिल का। एनर्जी होता है, उसके अलावा फूड भी बहुत बड़ा पार्ट है, पर टेक्सटाइल गुड्स होती हैं और मशीनरी भी बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। और ऑब्वियसली एनर्जी इज 30-40%। आयरन एंड स्टील, पाकिस्तान स्टील का भी इंपोर्ट करता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है, केमिकल भी इंपोर्ट होता है। एसेंशियल आइटम्स, रॉ मटेरियल्स ही आप समझें कि बहुत बड़ा इंपोर्ट है। और वेजिटेबल ऑयल भी इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि गाड़ियां और लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी आइटम्स में पहले ही बैन हो गया था। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के तो मैन्युफैक्चरर हैं लोकली हायर, पाक इलेक्ट्रॉन और डॉलेंस। हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए कितना फायदा देती हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन के लिए कितना माल होता है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो एक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी होगा। जैसे टेक्सटाइल का सिग्निफिकेंट हिस्सा, अगर कॉटन की प्रोडक्शन लोकली कम होती है तो टेक्सटाइल का सिग्निफिकेंट हिस्सा लोकल कॉटन इंपोर्ट करता है, फिर वहां से एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल अगर आपको अंदाजा है तो टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी मुल्क की मईशत की, तो वहां से भी फायदा होता है। और फिर आईटी भी एक इमर्जिंग एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को तो फायदा होता ही है। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं आराम आराम से। पाकिस्तान वैसे ही लेदर और सर्जिकल आइटम्स और स्पोर्ट्स गुड्स में वैसे ही आ गया था, तो रॉ मटेरियल का हिस्सा हर इंडस्ट्री में इम्पोर्टेड होता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमसे बात कर रहे थे। लेट्स होप कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा रहा है, और ये जो हमें अब इजाफा नज़र आ रहा है और बेहतरी नज़र आ रही है हमारे रिजर्व्स के अंदर, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो, सो दैट दोबारा से हम माजी की तरह उस पॉइंट पर ना पहुंचे जहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बातें की जाने लगी थी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।